एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ में टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जानेंगे। बिजनेस की मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। प्लेलिस्ट भी बना रखी, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगी ताकि आप आसानी से बिजनेस स्टडीज़ के सारे वीडियोज़ को देख सकें। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताओ और ये भी बताएं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम बोलते हैं निजी क्षेत्र के उपक्रम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। दीज अंडरटेकिंग आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। इस तरह की अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, मीन्स जो निजी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, उद्योग होते हैं, उद्यम होते हैं, उसमें जो भी बिज़नेस किया जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा ही पूरा, मतलब जो कंट्रोलिंग का काम होता है, नियंत्रण करने का, वही करते हैं। उस पर जो स्वामित्व होता है वो बिजनेसमैन का होता है। जो भी उन्हें कैपिटल फंड चाहिए होता है बिज़नेस को चलाने के लिए, जितने भी मतलब पैसों की ज़रूरत होती है, ये खुद अरेंज करते हैं अकेले ही। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग बिजनेस में ज़्यादातर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस को खुद रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस कहीं अरेंज करते हैं और उन पूरा का पूरा जो उस पर मालिकाना हक होता है बिजनेसमैन का होता है। ठीक है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन देम। इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं ना प्राइवेट सेक्टर के, जो गवर्नमेंट होती है उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। वो किसी भी तरह से इस तरह के बिज़नेस में हस्तक्षेप नहीं करती है। हाँ, बिज़नेस के रिगार्डिंग जो रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाई जाती है, प्राइवेट सेक्टर के बिज़नेस को भी फॉलो करना होता है उन गाइडलाइंस को। ओके, अब एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इस सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं। टाटा मोटर्स आते हैं, भारतीय इंटरप्राइजेस आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बड़े नेम्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर आप प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग आपको समझ में आ गया है कि निजी क्षेत्र के उपक्रम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट मीन्स कि जिसका बिजनेस है उसी का वहाँ पर स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है उस बिजनेस पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये ओनरशिप हो सकती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर सकते हैं, पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस ओनरशिप की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ओनरशिप जो होती है, जैसा कि आपने सुना होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बहुत लोगों का फैमिली बिजनेस होता है, तो उसमें जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो उस बिज़नेस को चला रहे हैं, उनकी ओनरशिप हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है इस तरह से। अगर एक सिंगल पर्सन प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं और अकेले सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं, तो ऐसे हम ओनरशिप को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, एंड जॉइंट स्टॉक जो कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनीज जो होती हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग मिलकर के उसको चला सकते हैं। पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स में आते हैं, 2 से ज़्यादा, और वो मीन्स 2 से ज़्यादा लोग मिलेंगे और ऐसे बिजनेस को रन कर सकते हैं प्राइवेट तौर पे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। तो बहुत तरीके से प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बहुत सारे आपके बिजनेस आ जाते हैं कि जहाँ पर ओनरशिप होती है, अलग अलग तरीके की ओनरशिप हो सकती है। ठीक है, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो है लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव होता है नो स्टेट पार्टिसिपेशन। जैसा कि बताया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, आपके जिस राज्य में भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करती, मीन्स हस्तक्षेप नहीं करती है आपके बिजनेस में। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो आपसे इनकम टैक्स लेगी और कहेगी कि जो भी आपकी बिज़नेस से रिगार्डिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाई गई हैं आप उनको फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, लेकिन वैसे ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। अब यहाँ बात करते हैं प्राइवेट फिनांस की। जैसा मैंने बताया कि अगर उस बिज़नेस को चलाने के लिए कैपिटल अमाउंट आपको चाहिए, फंड चाहिए, तो वो ये लोग प्राइवेट तौर पर ही अरेंजमेंट करते हैं उसका, मीन्स खुद ही उस कैपिटल अमाउंट को कहीं से अरेंज करते हैं। लोन भी लेंगे तो पर्सनली लोन लेंगे, मीन्स किसी बैंक से अपने नाम पर लोन लेंगे या किसी से उधर, जैसे भी करके वो लोग कैपिटल खुद अरेंज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उद्यम या फिर व्यवसाय। ओके, चलिए तो इसमें जानते हैं कौन कौन से बिजनेस आते हैं और किसका इस पे ओनर कौन हो माना जाता है। ठीक है, दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंट्रोल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
सो इस तरह के जो अंडरटेकिंग्स या उपक्रम जो होते हैं, ये इस पे जो स्वामित्व होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, और सरकार के द्वारा ही ऐसे उपक्रम को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, और पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। किस तरह की उपक्रम में? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में, जो कि पब्लिक के लिए होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए होते हैं, सर्विसेज देने के लिए होते हैं। तो सारा अधिकार, स्वामित्व और नियंत्रण किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ओनरशिप। स्टेट मीन्स जो भी, जिस भी स्टेट में ये पब्लिक सेक्टर उपक्रम चलाए जा रहे अंडरटेकिंग्स हैं, काम कर रही हैं पब्लिक के लिए, तो उस स्टेट का पूरा स्वामित्व होगा इस तरह के बिजनेसेस पे, ठीक है। इस तरह के उपक्रम या उद्यम जितने भी हैं, किसका होगा उस पर अधिकार? ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो हाँ, सरकार का पूरा नियंत्रण होता है इस तरह के बिजनेस में। कैसा ऐसा कोई भी काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो उस पर पूरा नियंत्रण लगा सकती है सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। सर्विस मोटिव जैसा बताया कि पब्लिक के लिए होता है, तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ प्रदान करना, सुविधाएँ प्रदान करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का काम होता है, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उद्यम जो भी होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रदान करना होता है, सुविधाएं देना होता है पब्लिक को, जनता को, ठीक है। स्टेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो इस तरह के बिजनेस, पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं, इनको चलाने के लिए जो भी फाइनेंस चाहिए होता है ना, पैसे चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, तो सरकार देती है इनको, कैपिटल देती है, फंड देगी इनके लिए, ठीक है ना। सब्सिडी भी देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्प करती है फंड के तौर पर भी। इस तरह के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है? सपोर्ट करती है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक ब्यूरोक्रेटिक का यहाँ मतलब है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब कि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए बनाई हुई हैं, उन्हें बाकायदा उसको फॉलो करना होता है। उन नियम कानून का पालन करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम है, उद्यम में, बिजनेस है, उनको करना होता है, पालन करना ही पड़ेगा, तभी वो कर सकते हैं, क्योंकि पूरा नियंत्रण सरकार का है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो एक्शन ले सकती है, बिजनेस को बंद कर सकती है, ठीक है। अगर वो आपकी हेल्प कर रही है तो आपको हेल्प एक टाइम पे बंद भी कर सकती है, ठीक है। जैसे कैपिटल फंड है आपको मुहैया करवाती है, तो वो सब नहीं देगी तो कैसे होगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जैसा कि हम बताएं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं पब्लिक के लिए किए जाते हैं, पब्लिक को सुविधाएं, सर्विसेज देने के लिए किया जाता है। तो इस सेक्टर के जो भी बिजनेस होते हैं, जितने भी उद्यम हैं, व्यवसाय हैं, उन्हें ना एक टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है कि किस तरह से बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, एक टाइम पर उनका अपना क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। ये क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। ये ऑडिटर चेक कर सकता है उनका, ठीक है। बहुत सारे मतलब होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो चेक कर सकते हैं, उसमें से एक ऑडिटर होता है जो उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त उपक्रम या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम, जिसमें आपके प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं, पूरी हिस्सेदार, इसमें इन लोगों की साझेदारी होती है। इस तरीके से ये बिजनेस चलाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। Joint sector consists of business undertakings wherein the ownership, control and management in share jointly by the government, the private entrepreneurs and the public at large, ठीक है। सो बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पर जो भी इसका स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, और जो भी इनका मैनेजमेंट का काम है संयुक्त उपक्रम का, ये एक साथ मिलकर किया जाता है, संयुक्त तौर से मिलकर करते हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो आपके प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, और पब्लिक के लिए किया जाता है बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। सो लोगों की संयुक्त तरीके, मतलब उन लोगों के संयुक्त तरीके से ये अंडरटेकिंग से उपक्रम जो होते हैं इसको मतलब चलाते हैं या चलते हैं। कौन कौन चलाएगा? गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन और जो भी पब्लिक है, तो बड़े पैमाने पर इन्हें किया जाता है। तो ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट किन किन का होता है? गवर्नमेंट का, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है एंड जो पब्लिक है उन सभी का होता है। तो इसको मिलके चलाते हैं ऐसे लोग, इस सेक्टर के लोग मिलके चलाएंगे। आपके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी था, जैसे गवर्नमेंट पूरी हिस्सेदारी दिखाती है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो भी करते हैं। अब हम बात करते हैं जो शेयर कैपिटल की, ठीक है ना। द शेयर कैपिटल ऑफ अ जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग इज़ टू बी डिवाइडेड एज फॉलोस। मीन्स कि जो भी इस जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग के जो बिजनेस होते हैं, उसका जो भी कैपिटल अमाउंट होता है वो किस तरह से डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन और पब्लिक के बीच में, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। सार्वजनिक तौर पर किस तरह से लोगों को मतलब ये डिवाइड किया जाता है और इस उपक्रम को किया जाता है। तो गवर्नमेंट 26%, प्राइवेट बिजनेस में 25% एंड द पब्लिक 49%। तो ये मतलब करंट
सिनारियो है, ये परसेंटेज हैं। अगर आप इन पॉइंट्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट 26% इनको दिया जाए, इनका पूरा हिस्सेदारी होती है, इनकी साझेदारी होती है। बिजनेसमैन की बात करते हैं 25% एंड पब्लिक की 49%। सो जो भी कैपिटल अमाउंट होता है जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, संयुक्त उपक्रम का, ये होता है गवर्नमेंट 26%, 49 पब्लिक 49%, बिजनेसमैन 25%। नो सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन होल्ड more than 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एक सिंगल इंसान या फिर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन 25% से ज़्यादा पेड अप मीन्स प्रदत्त पूंजी या फिर चुकता पूंजी जिसे आप बोलते हैं, जो मिल जाती है, जैसे कि शेयर इशू हुआ मार्केट में और शेयर होल्डर से सारा पैसा मिल गया तो हो जाती है पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो उस पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा एक सिंगल पर्सन अपने पास नहीं रख सकता और ना ही एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख सकता है। किस केस में? जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस के केस में। तो जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की जो भी पेड अप कैपिटल होगी उसका 25% से ज़्यादा एक सिंगल पर्सन नहीं रख सकता। ओके, सो ये पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो मतलब हिस्सेदारी देश की बात हो गई कि अगर सिर्फ देश की प्राइवेट बिजनेस होते हैं, गवर्नमेंट होती है और पब्लिक की मतलब हिस्सेदारी है, तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है उसकी कैपिटल को। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, आपके ये देश में कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में कितने कितने परसेंटेज होगा अगर जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग बिजनेस है तो देखते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन द रिस्पेक्टिव शेयर विल बी, तो उनके केस में ये होंगे आपके कुछ शेयर, बता दूं किस तरह से डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट 25%, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स 20%, फॉरेन इन्वेस्टर्स 20% एंड द इन्वेस्टिंग पब्लिक 35%। तो ये इस तरह से मतलब जो कैपिटल है परसेंटेज में डिवाइड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट 25%, जो आपकी इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है, प्राइवेट बिजनेसमैन 20%, फॉरेन इन्वेस्टर्स 20% एंड पब्लिक 35%। इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग से। कोचिन रिफाइनरीज एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, ये कुछ ऐसे मतलब उद्यम हैं, उपक्रम हैं जो कि जॉइंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसको आप बोल सकते हैं। सो ये संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त तरीके से काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। इनमें जो भागीदारी होती है वो सरकार की भी होती है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं उनकी होती है, और जो पब्लिक होती है वो भी उनकी भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो सार्वजनिक तौर पर बिजनेस है उनका भी। मिक्स्ड ओनरशिप, मिक्स्ड ओनरशिप की बात करें तो जैसा कि अगर आप आगे अगर ये सवाल भी किया जाए ना कि इंडियन इकोनॉमिक कैसी है, तो इंडियन इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक है, इकोनॉमी होती है, ठीक है ना। जैसे कि उसमें आपकी सरकार, आपके जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन है या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो सब मिलकर चलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? मिक्स्ड। तो ये भी आपकी जो ये जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ये भी मिक्स्ड ओनरशिप होती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का पूरा मतलब होता है, हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। कंबाइंड मैनेजमेंट, तो हाँ कंबाइंड, सब मिल करके इसको मैनेज करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का एक होता है कैपिटल अमाउंट, एक होता है शेयर कैपिटल अमाउंट। कैपिटल अमाउंट को जब सब लोग थोड़ा थोड़ा करके शेयर करके करते हैं ना उस जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चलाने के लिए, तो वो क्या हो जाती है? शेयर कैपिटल हो जाती है। कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट दे रही है, कुछ परसेंट कैपिटल प्राइवेट बिजनेसमैन दे रहा है, कुछ परसेंट कैपिटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे रही है। तो इस तरीके से ये चलता है। प्राइवेट है, इसका जो मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट एंड सर्विस मोटो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट और जो सर्विसेज, इनका तो पहले यही मकसद होता है कि ज़्यादा सर्विसेज दी जाए फिर प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो ये आपके इसका मतलब उद्देश्य होता है कि हम क्या कर सकें, लाभ और सेवाएँ, लाभ कमा सकें और सेवाएं प्रदान कर सकें। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे आपके, जो भी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो मुझे यकीन है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, और अगर मैं आपको समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट के से, आपके लाइक के थ्रू ही मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। चैनल पर अगर नया विजिटर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए या फिर और नॉलेज लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।